हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू चल रहे थे जिसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी डल चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि आपका टर्म 1 में आ रहा है। इसके एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल पे बाकी बहुत सारी वीडियोस और डाल रखी है। प्लेलिस्ट अपनी चेकआउट करते रहिएगा, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है तो प्लीज़ चेकआउट करते रहिएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, आइए स्टार्ट करें अपना सेशन। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि क्या पता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिख सकते हैं और सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करना। अपने आप को इवेल्युएट करके मुझे जरूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। आइए स्टार्ट करें अपना सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो आपको प्रोवाइड करती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो कि रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के बीच में हुआ होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुआ होता है। तो उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाती है सारे ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो बताइए क्या होता है ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फर्स्ट का हो गया हमारा ए। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नेशन विजिबल एक्सपोर्ट एंड द विजिबल इम्पोर्ट। तो बताइए क्या होता है जो बताता है हमें डिफरेंस बिटवीन विजिबल इम्पोर्ट और विजिबल एक्सपोर्ट के बारे में, यानी कि विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इम्पोर्ट। क्या है ये? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बताइए क्या है जो हमें बताता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस में, लेकिन सिर्फ विजिबल यानी कि गुड्स के बारे में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या है वो जो सिर्फ और सिर्फ आपको गुड्स के बारे में बताता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बताता है। क्या है वो? तो क्या है वो? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सेकेंड का हो गया हमारा सी। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रेड बैलेंस एंड डैश। हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा है, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या पढ़ा है, एक करंट अकाउंट पढ़ा और कैपिटल अकाउंट पढ़ा है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, करंट अकाउंट से रिलेट क्वेश्चन है ये। तो करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो ट्रेड बैलेंस होता है। ट्रेड बैलेंस यानी कि जिसमें हमारे गुड्स वगैरह आते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड होता है। और दूसरा बताइए क्या इंक्लूड होता है इसमें से, सेटलमेंट अकाउंट होता है, या फिर कैपिटल अकाउंट होता है, या फिर एरर एंड ओमिशन होता है, या फिर इनविजिबल्स होता है। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट है इसमें से करंट अकाउंट का? ट्रेड बैलेंस यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो है ही है, साथ में और किसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है? सर्विसेज का। उसे क्या बोला जाता है? इनविजिबल्स बोला जाता है। तो थर्ड का हो गया डी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस विच स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। जो हम बीओपी पढ़ते हैं, बीओपी कौन सा स्टैंडर्ड यूज करती है अकाउंटिंग के लिए, कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है बीओपी में अकाउंटिंग के लिए? बताइए, कैश बेसिस सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर डबल एंट्री सिस्टम, या फिर एक्रूअल बेसिस सिस्टम। तो बताइए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है जब हम बीओपी अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? जब हम बीओपी अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारी एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में जितने भी इनफ्लोज होते हैं या सोर्सेज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और डेबिट साइड में जितने भी आउटफ्लो होते हैं और यूजेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उसे यूज किया जाता है। तो डेबिट अकाउंटिंग करते टाइम हमारी क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों होती है इसमें। तो ये कौन सी अकाउंटिंग है जहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाते हैं? तो बीओपी कौन सी स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग यूज करती है? डबल एंट्री सिस्टम। तो फोर्थ का हो गया सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन का मतलब ए,
और रीज़न का मतलब आर। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि दोनों ही सही है, एक सही है या दूसरा इसका रीज़न सही है। इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है ये। देखिए असर्शन क्या है हमारा, इम्पोर्ट ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट फ्रॉम जर्मनी इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। जो हम इम्पोर्ट करते हैं कंप्यूटर स्पेयर पार्ट का जर्मनी से, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट होता क्या है। आप लोगों को पता है करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि रीजन में दे रखा है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करंट अकाउंट सारी ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो किससे रिलेट करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है गुड्स की, सर्विसेज की या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर की ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उस ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब क्या है, अब आपको बताना है कि ए यानी कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये दे रखा है, बी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, या फिर सी बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर डी बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, बताइए। देखिए हमारा असर्शन कह रहा है कि जो इंपोर्ट होता है कंप्यूटर स्पेयर पार्ट का जर्मनी से, वो करंट अकाउंट है। पहले आप करंट अकाउंट समझेंगे। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट होता है जब इंपोर्ट सारी ही ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है करंट अकाउंट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, गुड्स की, सर्विसेज की या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर की ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो हो रही होती है। ठीक है, तो ये यही तो बात कर रहा है, इंपोर्ट हो रहा है किसका, कंप्यूटर स्पेयर पार्ट का, यानी कि गुड का क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है जर्मनी से, तो ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ये असर्शन तो बिल्कुल सही बात है। और क्या जो रीज़न है वो सही है कि नहीं है, असर्शन जो दे रखा है उसका सही रीज़न, सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारे ही ट्रांजैक्शन को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही दे रखा है कि करंट अकाउंट यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तो रीज़न भी क्या है, सही है। तो यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें से सर्च कर लेना कौन सा सही है। फिफ्थ का सी, फिफ्थ का हो गया सी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिवैल्यूएशन मीन्स, डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन अदर करेंसी, या फिर बी टू एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ होम करेंसी, या फिर सी टू कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ होम करेंसी, या फिर डी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन अदर करेंसी। तो डिवैल्यूएशन क्या होता है, हमने पढ़ा है डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब क्या होती है, हमारी होम कंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है अदर कंट्रीज में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो सिक्स का हो गया ए, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन अदर करेंसी। तो सिक्स का हो गया ए। अब सेवेंथ की बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर ऑल्सो नोन एज, हमने पढ़ा है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के बारे में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में भी पढ़ा है ये टॉपिक हमने, और करंट अकाउंट का कंपोनेंट भी है यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो होता क्या है ये यूनिलेटरल ट्रांसफर, देखते हैं ऑप्शन क्या है, इसे क्या बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर को, और बायलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं, या फिर वन वे ट्रांसफर्स बोलते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी बोला जाता है, या नाइदर ए नॉर बी, क्या बोला जाता है बताइए। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होती है, हमारी वन वे ट्रांसफर होती है, जिसमें यानी कि किसी तरीके की रीपेमेंट नहीं होती। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो क्या करते हैं, बदले में पेमेंट लेते हैं, रीपेमेंट होती है उसकी। लेकिन यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होती है, वन वे ट्रांसफर होती है, जैसे कि गिफ्ट्स हो गया या फिर किसी तरीके की डोनेशन हो गई, ये सारी क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, जिसमें किसी तरीके की रीपेमेंट नहीं देनी होती। तो सेवेंथ का क्या हो गया हमारा बी, ये भी कंपोनेंट है हमारा करंट अकाउंट का। नेक्स्ट बात करते हैं एट क्वेश्चन की। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ट्रांजैक्शन आर डन टू कवर द सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से हम कौन सी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं बीओपी के अकाउंट के सरप्लस और डेफिसिट को कवर करने के लिए। तो बताइए कौन सी करते हैं, ऑटोनोमस, कंपनसेटरी, अकोमोडेटिंग या नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सी करी जाती है, इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन करी जाती है बीओपी के अकाउंट के सरप्लस और डेफिसिट को कवर करने के लिए। देखिए जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है वो तो क्या होती है, हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए की जाती है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट होता है, यानी कि बीओपी अकाउंट का किसी तरीके का रोल इसमें नहीं होता ऑटोनोमस में। आपने दो टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में, एक ऑटोनोमस पढ़ा है और एक अकोमोडेटिंग के बारे में पढ़ा है। तो इन दोनों में से बताइए कि कौन सा है। देखो ऑटोनोमस तो हमने पढ़ लिया कि प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन की होती है और इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट होता है इसका, ठीक है। और जो एकोमोडेटिंग है वो क्या होती है हमारी, किसके लिए परफॉर्म की जाती है, जो बीओपी अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट आता है उसको कवर करने के लिए ये ट्रांजैक्शन बनाई जाती है, ये ट्रांजैक्शन की जाती है। तो 8th का आंसर आपका हो गया सी। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आर डन टू कवर द सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट, तो 8th का हो गया सी। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन रेजिडेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडियन रेजिडेंट, किस में कर रहा है, फॉरेन कंपनी के शेयर में कर रहा है। तो बताइए ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा बीओपी अकाउंट के, बताइए। क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट या फिर डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट या फिर डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें किसी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, किसी गुड का, सर्विसेज का या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। तो ये क्या है हमारा करंट अकाउंट, तो ये है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है, आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में पता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमारा। करंट अकाउंट क्या होती है, करंट अकाउंट वो सारी ट्रांजैक्शन होती है जो कि किस किस के बीच में होती है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है। उस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी में किसी तरीके का चेंज आ रहा होता है, या तो एसेट बढ़ रही होती है या लाइबिलिटी बढ़ रही होती है, या एसेट कम हो रही होती है या लाइबिलिटी कम हो रही होती है, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के रेजिडेंट की या फिर उसकी गवर्नमेंट की, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, आपका कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ये कहाँ जाएगी, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अब बताना है कौन सी साइड जाएगी कैपिटल अकाउंट। अब क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन रेजिडेंट, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इंडियन रेजिडेंट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, आपका आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो ये कौन सी साइड जाती है, डेबिट साइड। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा होता है तो डेबिट साइड, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा होता है तो क्रेडिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट के। तो 9th का हो गया डी। अब 10th की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी। कौन सी ट्रांजेक्शन है इसमें से वो इंडिपेंडेंट है बीओपी के स्टेट से, तो कौन सी है, ऑटोनोमस है, कंपनसेटरी है या फिर एकोमोडेटिंग है या फिर नन ऑफ द अबव है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारी ऑटोनोमस है वो ट्रांजेक्शन किसके लिए की जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए की जाती है, ठीक है। वो ये किसी भी तरीके से बीओपी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नेचर है इसका। तो ये क्या है हमारी, कौन सी ट्रांजैक्शन है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, तो 10th का हो गया ए। अब 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन टेक प्लेस अंडर विच सिस्टम। डेप्रिसिएशन कौन से सिस्टम में करा जाता है, ए है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, या फिर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिया जाता है, किस सिस्टम में लिया जाता है डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोगों को पता ही है, जब क्या होती है हमारी डिक्रीज आ जाता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की टर्म में जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन किस सिस्टम में लिया जाता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जिस सिस्टम में हमारे जो एक्सचेंज रेट है कैसे डिसाइड किए जाते हैं, बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किए जाते हैं, उस सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 11th का हो गया सी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ यूएस $1 has fallen from ₹70 to ₹68. It means जहाँ पर $1 पहले कितने का होता था, 70 रुपीज़ का होता था, अब वही $1 कितने का हो गया, 68 रुपीज़ का हो गया। तो बताइए इसका क्या मतलब है, हमारी करेंसी एप्रिशिएटेड हो गई या फिर करेंसी इज डेप्रिशिएटेड या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका क्या मतलब है। देखिए जहाँ पर पहले $1 के लिए $1 में बाहर की कंट्री को क्या मिलता था, 70 का ही सामान मिलता था, ठीक है। अब क्या हो गया है, $1 देने पे बाहर की कंट्री को कितने का, 68 का सामान मिलता है। तो यानी कि अब क्या है, उनके गुड्स क्या हो गए, कम हो गए,
क्या हो गए, अब कम हो गए, यानी कि हमारी वैल्यू बाहर की कंट्री की टर्म में क्या हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई बाहर की कंट्री की टर्म में, फॉरेन कंट्री की टर्म में हमारी डोमेस्टिक कंट्री की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो करेंसी क्या हो गई, ये हमारी एप्रिशिएटेड हो गई इस केस में, क्योंकि जहाँ पे पहले बाहर के लोगों को $1 में 70 रुपये का सामान ले जाते थे, वो अब क्या करते हैं, वो $1 में सिर्फ और सिर्फ कितने का सामान ले पाते हैं, 68 का ले पा रहे हैं। तो क्या हो गया इससे, हमारी वैल्यू, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बाहर की फॉरेन करेंसी के टर्म में क्या हो गई, बढ़ गई। तो करेंसी क्या हो गई इस केस में, एप्रिशिएट हो गई। तो 12th का हो गया ए। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन। अब डेप्रिसिएशन हो गई डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई फॉरेन करेंसी में। तो बताइए इस केस में हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी या फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी या फिर बोथ ए एंड बी बढ़ेगा या फिर नाइदर ए नॉर बी बढ़ेगा। अब देखिए बाहर की करेंसी में हमारी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि हमारा जो पहले $1 70 रुपये का था, वही डॉलर अब कितने का हो गया, हमारा 75 रुपीज़ का हो गया। कितने का हो गया, अब वही डॉलर अब हमारा 75 रुपीज़ का हो गया। देखिए पहले क्या होता था, फॉरेन कंट्री क्या कर पाती थी, $1 में कितने के गुड्स ले पाती थी, 70 रुपीज़ के ले पाती थी, लेकिन वहीं पर अब $1 में वो कितने के गुड्स ले पाएगी, 75 ज़्यादा के गुड्स ले पाएगी। यानी कि जो डोमेस्टिक गुड है वो क्या हो गए, अब सस्ते हो गए फॉरेन कंट्री के लिए। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री से परचेज़ करने लग जाएंगे। हमारी कंट्री से परचेज़ करेंगे तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग हमसे क्या करने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, हमारा 13 का हो गया बी, एक्सपोर्ट। अब 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हेन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अदर करेंसी इट इज कॉल्ड। वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है सम अदर करेंसी की टर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू बोलते हैं या फिर मनी वैल्यू बोलते हैं या फिर फ्री वैल्यू बोलते हैं या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। जब वैल्यू ऑफ अ करेंसी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है सम अदर करेंसी की टर्म में, तो उसे क्या बोला जाता है, पैरिटी वैल्यू बोला जाता है। तो 14th का हो गया हमारा ए। ये आप लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ा होगा, उसके अंदर ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान से पढ़ा होता तो ये आंसर भी आपको आता होता। तो 14th का हो गया ए। और 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैनेज्ड फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज। मैनेज्ड फ्लोटिंग को क्या बोला जाता है, और बताइए, पैगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर डर्टी फ्लोटिंग या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको लर्न होगा, रिमेंबर करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैनेज फ्लोटिंग को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है मैनेज फ्लोटिंग का, डर्टी फ्लोटिंग। तो 15th का हो गया बी। अब 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑटोनोमस आइटम्स आर रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शन विच। ऑटोनोमस आइटम कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेट करते हैं, बताइए, आर नॉट कनेक्टेड विद द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बीओपी। बिल्कुल सही बात है, ऑटोनोमस आइटम हमने पढ़े थे, बीओपी के इक्विलिब्रियम स्टेटस से किसी भी तरीके से कंसर्न नहीं होते हैं वो, यानी कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द बीओपी होते हैं, ठीक है। या फिर आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट। ऑटोनोमस आइटम कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, मोटिव ऑफ द प्रॉफिट के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 16th का क्या, बोथ ए एंड बी है या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो ऑटोनोमस स्टेट आइटम के बारे में बात करी जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। तो 16th का आंसर हो गया हमारा सी। 16th का हो गया सी। 17th की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन विच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट द एक्सचेंज रेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली। कौन से सिस्टम में आपका एक्सचेंज रेट कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है चेंज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है कि नहीं होता, सोचिए, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होता है कि नहीं होता, सोचिए, या फिर नन ऑफ द अबव। ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है कि कौन से एक्सचेंज रेट में आपका कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता। ऑब्वियसली है, फिक्स एक्सचेंज रेट में आपका क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है, और ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे चेंज नहीं होता। तो 17th का हो गया आपका बी। अब 18th की बात करी जाती है। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वन वे ट्रांजेक्शन आर अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। वन वे ट्रांजेक्शन यानी कि यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की बात कर रहा है ये यहाँ पे। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का, बताओ क्या ये सच है, ट्रू है, या फिर फॉल्स है, या फिर पार्टली ट्रू है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या है, हमारी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। तो 18 का हो गया ए। अब 19 की बात कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीवैल्यूएशन रेफर्स टू राइज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर डैश एक्सचेंज रेट। यानी कि ये पूछ रहा है कि रिवैल्यूएशन कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में टेक प्लेस होता है, कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारे रिवैल्यूएशन लिया जाता है। तो बताइए फ्लेक्सिबल में लिया जाता है, या फिर फिक्स्ड में लिया जाता है, या फिर मैनेज फ्लोटिंग में, या नन ऑफ द अबव में। देखिए फ्लेक्सिबल में तो डेप्रिसिएशन लिया जाता है, रिवैल्यूएशन किस में लिया जाता है, हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में लिया जाता है। तो 19 का हो गया हमारा बी। 20th की बात कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। करंट अकाउंट के कंपोनेंट बताने हैं बीओपी में, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से बताइए क्या करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन से हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, या फिर बोरोइंग एंड लैंडिंग करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, या फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए करंट अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, सर्विसेज क्या है, फिर या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का। तो बताइए इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बोरोइंग एंड लैंडिंग भी नहीं है। क्या है हमारा करंट अकाउंट का कंपोनेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो 20th का हो गया हमारा सी। 20th का हो गया सी। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी रिवीजन करते रहिए और चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, क्योंकि और बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे जो कि आपको टर्म 1 में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। आपका ही बेनिफिट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, मेरी वीडियो आके चली जाएगी और आप तक पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा के जाना। थैंक यू सो मच।